ये जो दौरा पाकिस्तान हुआ ईरानी डेलीगेशन का, इसके ऊपर ईरान में क्या राय पाई जाती है और ईरानी अवाम का जोश व जज्बा कैसा देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, मुझे बुलाने के लिए। देखें, बहुत पॉजिटिवली पाया जाता है जो दौरा हुआ है। आई थिंक इकोनॉमिक लिहाज से और ब्रदरली कोऑर्डिनेशन के लिहाज से और जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप है उसमें आई थिंक उसका एक आपको नजर आ रहा है कि पहला विजिट जो पिज़ेशकियान साहब का हुआ है वो पाकिस्तान ही हुआ है। और उनकी जो वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बात की रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाम यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली देख रही है इस चीज को कि फाइनली अब रीजनल कंट्रीज मिलके एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएंगी और पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। गैस पाइपलाइन पे भी इंशाल्लाह काम होगा और इंशाल्लाह अगर तेल खरीदा जाता है ईरान से तो उसमें भी फायदा होगा पाकिस्तानी अवाम को। तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा अच्छी जो है वो इसमें वो है एक सामने नजर आ रहा है और वहां से भी आई थिंक बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंशाल्लाह अभी हमें नजर आ रहा है और भी दौरे हो रहे हैं। अजरबैजान के अंदर आज डॉक्टर कालीबाफ हैं, वो भी इसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रीजनल आर्किटेक्चर जो है वो अपना बनाया जाए। तो नो डाउट इसके अंदर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त आगे नजर आने वाली है। अच्छा, जॉन ये बताइए कि ईरानी गवर्नमेंट को अब तक अश्योरेंस क्या मिली है और उनके ऊपर इस वक्त सहूलत जो है वो क्या देखने में आ रही है, पाबंदियों को लेके, आबनाए हरमुज को लेके या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके? देखिए, मुझे यही पता चला था लेटर ऑफ क्रेडिट की जो लास्ट टाइम बात हुई थी आपसे, मुझे तो यही पता चला था कि लेटर ऑफ क्रेडिट मिल रहा है और आने वाला है। बट इंस्टेड हमें नजर आया कि $12 बिलियन का जो है उस पर हुआ है, लेकिन उस पर भी कोई क्लैरिटी अभी तक, क्योंकि यूएस का कुछ पता नहीं है, वो एंड मौके के ऊपर जो है वो आगे पीछे होते हैं, तो उसके ऊपर कुछ पता नहीं है। लेकिन बहरहाल फ्रोजन एसेट्स रिलीज जो है वो हो रहे हैं ईरान के यूएस की तरफ से। $12 बिलियन अभी हो रहे हैं और बाकी जो $12 बिलियन है वो आगे भी होने। अश्योरेंसेस क्या मिली है इस पे, इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी जो है वो सामने नजर नहीं आ रही सिवाय इस चीज के कि ऑयल वेवर जो है वो इनको डेफिनेटली मिल चुका है। मतलब ईरान को ऑयल बेचने के लिए अब इजाजत है कि दुनिया भर की कंट्रीज ईरान से ऑयल खरीद सकती हैं बगैर किसी रुकावट के। ये पहली एश्योरेंस है मेरे ख्याल में। दूसरी एश्योरेंस ये है कि फ्रोजन एसेट्स रिलीज होंगे, लेकिन वो किस तरीके से होंगे, किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज के ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं है। बहरहाल ईरान ईरान में जो सोर्सेज हैं जिनसे मैं बात कर सका हूँ वो यही कह रही है कि डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए ट्रंप ऐसी बातें कर रहा है कि फॉर एग्जांपल गंदम खरीदेंगे या कॉर्न खरीदेंगे या ये चीजें खरीदेंगे, लेकिन सबको पता है कि मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि उसका जो बेनिफिशियरी होगा फ्रोजन एसेट्स का वो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान होगा। तो आगे अश्योरेंसेस जो है वो एमओयू ही एक अश्योरेंस है और आगे जो यूएस की तरफ से जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स है वो चेंज हो रहा है। लेकिन आई थिंक वो एडजस्ट होकर दोबारा एमओयू की ही पोजीशन पे आएगा और हमें नजर आएगा कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो है वो ईरान के ही इस्तेमाल में जो है वो रिलीज होंगे। अच्छा, ये बताइए कि कतर का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो किस हद तक ईरान में जो अवाम उसे बाय कर रहे हैं और कतर के अंदर जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, इब्तदाई तौर पे तो आपने भी कहा था कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो मिलने की बातें हो रही हैं। इब्तदाई तौर पे तो यूएई से भी रकूम की मुंतकली की बातें हो रही थी। कतर में जो फ्रोज़न एसेट्स थे वो कतरी जो डेलीगेशन आया हुआ था ईरान में उस ज़िमन के अंदर बात हो रही थी, तो अभी तक उसकी परतें कुछ नहीं खुली। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कतर और यूएई से क्या रीजनल मुआहदे हुए हैं, क्या बायलैटरल मुआहदे हुए हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। एग्जैक्टली ईरान कंफर्म करेगा या नहीं करेगा। $3 अरब की जो रॉयटर्स की खबर थी फॉर एग्जांपल, या कतर के थ्रू जो एलएनजी का बैकडोर पे जो मुआहदा हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पैसेज के थ्रू, अब वो पता नहीं है कि ये कंफर्म करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल फ्रोजन एसेट्स की जो बातें हैं वो तो डेफिनेटली मुझे पता है विद कॉन्फिडेंस। और अब तो खैर सामने भी आ गया है कि मैकेनिज्म उसका बन चुका है, एस्क्रो अकाउंट का मैकेनिज्म बना हुआ है। ईरान को अश्योरेंस है कि उसकी जो अमाउंट है वो कहीं नहीं जाएगी। और कतर की आई थिंक इसके अंदर जो जो फंड्स पड़े हुए हैं $6 अरब जो कतर की तरफ से हैं, वो तो आई थिंक अश्योरेंस ईरान को क्लियरली है कि वो पैसे तो आएंगे ही आएंगे। बाकी जगहों से किस तरीके से रीराउट होकर आते हैं आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या प्रोसीजर होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से अश्योरेंस जो है वो देगा। लेकिन बहरहाल इस चीज की जरूर लोगों को पता है कि कतर भी इस पोजीशन में है कि कतर अब अपने जो टाइज हैं ईरान के साथ वो दोबारा रिस्टोर कर चुका है। आपने देखा कि जो इसमें मुज़ाकरात के दौरान जो सालिसी का किरदार है वो कतर ने भी आखिरी वक्तों में जो है वो निभाया पाकिस्तान के साथ साथ। तो इसमें नजर आ रहा है कि कतर जो है वो इस चीज को अश्योर करेगा कि फ्रोजन एसेट्स जो ईरान के हैं वो रिलीज हों। लेकिन अगर आप मौजूदा सूरत हाल देखें तो आपको क्या लगता है कि ये 60 दिन किस हद तक मुश्किल हैं, किस हद तक आसान है? क्योंकि लबनान का अगर महाज देखें तो वो अभी तक गर्म दिखाई देता है, वहाँ पे अभी तक टेंशन बरकरार है, वहाँ से इनखला इसराइल करना ही नहीं चाहता और जिस सिक्योरिटी जोन की वो बात कर रहा है वो तो उसके जनूबी हिस्से के बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कब्जे की बात है। तो वो कह रहे हैं कि मैं कब्जा नहीं छोड़ूंगा। तो ये फिर इस मुआहिदे की जो बुनियादी शिक है ये तो उससे रूगर्दानी होगी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मसला तो है, लेकिन इजराइल आपने देखा था कि सीज फायर के अंदर उसको कंट्रोल कर लिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद किया तो सीज फायर उन्होंने कर दी है। अब नेक्स्ट मरहला ये है कि उनको दोबारा विड्रॉ किया जाए। वो बहाने करेंगे, बीच में कोशिशें भी करेंगे, और कल 4 लोगों को जो है वो वहां पे शहीद किया गया है। तो वो कोशिश जरूर करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से इस मामले को डीरेल करें, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे उनको भी रियलाइजेशन है कि उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। इसके इसके बगैर ईरान आगे नहीं बढ़ेगा, और हमने देखा है कि ये मसला शुरू से रहा है कि ईरान जो है वो नहीं बढ़ा आगे। सो अभी जो इसराइल का फ्रंट है वो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसराइल को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया जाएगा। मसला कहां पे आएगा? मसला आएगा 300 अरब डॉलर की जो बात है उसके ऊपर। देखें, न्यूक्लियर मवाद के ऊपर भी चले डाइल्यूशन में मान लेते हैं, आईएईए इंस्पेक्टर्स पे वहां पे मामला फंसेगा। वो कहेंगे जी आईएईए इंस्पेक्टर्स को भिजवाएं, और ईरान ने मना कर दिया, बोले आईएईए इंस्पेक्टर्स की अगर बात करनी है तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर बात करेगी, हम जो है उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। फ्रोजन एसेट्स की जहां तक बात है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंक्शंस को अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे सैंक्शंस को आप? यूनिलैटरल सैंक्शंस को हटाने के लिए कांग्रेस की जो है वो अप्रूवल की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर 525 लोग जो होते हैं वो बैठते हैं वहां पे, लेकिन 363 362 जो है 362 जो लोग हैं कांग्रेस के, वो तो एपैक सपोर्टेड है, जो इजरायली लॉबी है उसके सपोर्टेड है। तो आपको कहां तक ये चीज मटेरियलाइज होती हुई नजर आएगी, ये तो मेरे ख्याल में इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको पार करना होगा। बात सारी ये है कि रेड लाइन जहां तक एस्टेब्लिश होती है वहां तक चीजें जो है वो चलती हैं, लेकिन आगे जो मटेरियल बेनिफिट्स अगर देने की बात करें तो वो किस हद तक अश्योर्ड होंगे ये किसी को नहीं पता। यानी आप ये समझते हैं कि कांग्रेस में अभी बहुत बड़ी पेचीदगी बरकरार है और वहाँ से अप्रूवल नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर आज सेनेट वाला मंजरनामा देखें तो सेनेट से तो खबर यही आई कि 50 अराकीन में से 48 जो हैं, 48-50 की अगर सूरत हाल देखें तो 50 अराकीन की तरफ से वो रेजोल्यूशन पास की गई है जो पहले 9 बार रिजेक्ट की गई थी, और जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद साख्ता डिसीजन के ऊपर बात थी कि कैसे इन्होंने अपना डिसीजन लिया और ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर अब बात हुई। तो जिसमें रिपब्लिकन्स जो थे वो मुखालिफ सफ़ों के अंदर गए हैं, 4 रिपब्लिकन्स, और एक डेमोक्रेट है जो है उसने रिपब्लिकन का साथ दिया। तो इस मौजूदा सूरत हाल में आप वो क्या देखते हैं कि क्या बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता यासिर, ये जो बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, ये आराम से देखें, सेनेट की कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास भी होती है, चले कांग्रेस भी उसको पास कर देता है। 66 वोट चाहिए, अगर सेनेट के अंदर वोटिंग हुई है 50 वोट मिले, 66 चाहिए अगर उसके वीटो को आपने ओवरटर्न करना है। डोनाल्ड ट्रंप इस कागज के टुकड़े को उठाएगा और बोलेगा कि मैं वीटो कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसके अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई चीज पास ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी प्रेसिडेंट इसको ओवरटर्न कर सकता है। कांग्रेस के अंदर ये बात होगी या नहीं होगी, इसको हल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ये लोग डाल के इसको खुदाफिज कर देंगे। पहले भी आपको याद है, जंग आप 60 दिन से ज्यादा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई है। जब सो कॉल्ड जंग तो बंद हो गई थी, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट तो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ था, तो एक तरीके से जंग ही चल रही थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो सेनेट के अंदर जो रेजोल्यूशन हुई है एक कागज का टुकड़ा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप उठा के फेंक सकता है या फाड़ सकता है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई भी एश्योरेंस लाने के लिए कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ या सेनेट को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ किसी चीज को पास करना होगा, जो कि आई थिंक बड़ा अनलाइकली है। यूनाइटेड नेशंस की तो रेजोल्यूशन की वजह से वो सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हट जाएंगी और उनका टाइम भी अब हो चुका है, रशिया और चाइना कह रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं वो उनका क्या करेंगे, और दूसरा कल को वो नई तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई भी नई तरीके से सैंक्शंस दोबारा लगा सकते हैं, तो इनका तो मसला ही नहीं है। तो बात सारी ये है कि 300 अरब डॉलर का मसला बहुत बड़ा है। अभी मिड टर्म्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप काम चला रहा है, मिड टर्म्स के बाद वो क्या करता है क्या नहीं करता उसमें हमें देखना पड़ेगा।